अरे सुनिए, पुरवई का फोन आया है भाई। आपसे बात करेगी। हाँ हाँ, लाओ फोन दो। हाँ पुरु बेटी, कैसी हो? अरे बहुत अच्छा किया तुमने फोन कर दिया। अरे एक मजेदार बात बतानी है। कल खाना बनाने वाली बाई आई नहीं थी, तो मैंने वही चक्करदार जलेबी बनाई जो मैं पहले बनाता था। वही रेसिपी फिर से ट्राई करी। बहुत मजेदार जलेबी बनी थी। और बताओ दीपक कैसा है? अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तुम्हारी मम्मा बिल्कुल ठीक है अब? चलो ठीक है, हाँ ठीक है बेटा, बाय। बिटिया का फोन लगता है। जी वह हमारी बहू है। बाप बेटी का सा रिश्ता बन गया है हमारे और बहू के बीच। पिछले सप्ताह ये लखनऊ एक सेमिनार में गए थे। मेरे लिए तो बस एक साड़ी लाए, और पुरवई के लिए कुर्ता, टॉप्स, ब्रेसलेट और ना जाने क्या क्या उठा लाए थे। मुझ बेचारी ने तो मन को समझा बुझाकर पूरी जिंदगी निकाल ली। इनको कोई बहन बेटी तो है नहीं, तो ये बेचारे लड़कियों की चीजें क्या जाने क्या होती है। और अब देखिए बहू के लिए। आपको तो बहुत ईर्ष्या होती होगी ये सब देखकर। अतिथि महिला ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। अब इस नारी सुलभ ईर्ष्या वाली उम्र तो रही नहीं हमारी, है? फिर अपनी ही बेटी से क्या ईर्ष्या रखना। अब तो मन को यह सोचकर बहुत सुकून मिलता है कि चलो वक्त रहते इन्होंने खुद को समय के मुताबिक ढाल लिया, वरना पहले तो मैं यही सोच सोच कर चिंता से मरी जाती थी कि मैं के फोबिया में कैद इस इंसान का मेरे बाद क्या होगा। आगंतुक महिला मेरा चेहरा देखती ही रह गई थी, पर मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। हाँ, मन जरूर कुछ महीने पहले की यादों में भटकने पर मजबूर हो गया था। बेटा दीपक और बहू पुरवई सप्ताह भर का हनीमून मनाकर लौटे थे, और अगले ही दिन मुंबई अपने कार्यस्थल पर लौटने वाले थे। मैं बहू की विदाई की तैयारी कर रही थी कि तभी दीपक की कंपनी से फोन आ गया। उसे 4 दिनों की ट्रेनिंग के लिए बैंगलोर जाना था। तो पुरवई को भी साथ ले जाना, मैंने सुझाव रखा था। अरे नहीं मम्मी, मैं तो पूरे दिन प्रशिक्षण में ट्रेनिंग में अपना व्यस्त रहूंगा। पुरु बोर हो जाएगी। पुरु तुम अपने मम्मी पापा के पास आ जाओ, फिर सीधे मुंबई पहुंच जाना। मैं भी सीधा आ जाऊंगा। अब और छुट्टी नहीं मिलेगी, ठीक है? तुम रवाना हो, मैं अपना मैनेज कर लूंगी। दीपक चला गया। अब हम पुरवई के कार्यक्रम का इंतजार करने लगे, लेकिन यह जानकर हम दोनों ही चौंक पड़े कि पुरवई कहीं नहीं जा रही थी। उसका 4 दिन बाद यहीं से मुंबई की फ्लाइट पकड़ने का कार्यक्रम था। 2 दिन तो आने जाने में ही निकल जाएंगे। फिर इतने सालों से उनके साथ ही तो रह रही हूं मैं। अब कुछ दिन आपके साथ रहना चाहती हूँ, पूरा शहर भी देख लूंगी। बहू के मुंह से इतनी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा था। अरे सुनिए, बहू जब तक यहाँ है आप जरा शाम को जल्दी आ जाइएगा, अच्छा लगेगा। अब इसमें अच्छा लगने वाली क्या बात है? अब मैं दोस्तों के संग मौज मस्ती करने या जुआ खेलने थोड़ी ना रुकता हूँ। कॉलेज में ढेर सारा काम होता है, इसलिए रुकता हूँ। जानती हूँ, पर अगर बहू शाम को शहर घूमने जाना चाहती है तो इसमें बुराई क्या है? वो फोल कार घर पर ही तो है, उसे ड्राइविंग भी आती है। तुम दोनों जहां जाना चाहते हो चले जाओ, घूम लो। चाबी पड़ोस में दे देना, मैं आके ले लूंगा। मनोहर भले ही मना कर गए थे, लेकिन उन्हें शाम ठीक वक्त पर आया देखकर मेरा चेहरा खुशी से खिल उठा। चलिए बहू को कहीं घुमा लाते हैं। कहाँ चलना चाहोगी बेटी? मैंने पुरवई से पूछा। मुझे तो इस शहर का कोई आइडिया नहीं है मम्मा, बाहर निकलते हैं फिर देख लेंगे। घर से कुछ दूर निकलते ही एक मेला सा दिखाई दिया। पुरवई ने उसके बारे में पूछ बैठी। यहाँ चहल पहल कैसी है? ये दिवाली का मेला है क्या? मैंने बताया हाँ, ये दिवाली का मेला है, हर साल लगता है। तो चलिए वहीं चलते हैं, परसों से मैंने कोई मेला नहीं देखा है मम्मी। मेले में पहुंचते ही पुरवई बच्चों की तरह किलक उठी थी। मम्मा पापा, मुझे बैलून पर निशाना लगाना है, उधर चलते हैं ना। हम दोनों का हाथ पकड़कर वह हमें घसीटते हुए ले गई थी। मैं तो अवाक उसे देखती रह गई थी।
उसका हमारे संग व्यवहार एकदम बेतकल्लुफ था, सरल था, मानो वह अपने मम्मी पापा के ही संग हो। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मन ही मन में मनोहर से डर रही थी कि कहीं वो उस मासूम को झिड़क न दे। उनकी सख्त मिजाज प्रोफेसर वाली छवि कॉलेज में ही नहीं, घर पर भी बनी हुई थी। पुरवई को देखकर लग रहा था मानो वह ऐसे किसी कठोर अनुशासन की छांव से कभी गुजरी ही ना हो, या गुजरी भी हो तो अपने नाम के अनुसार पुरवैया झोंके की तरह उड़ा देने की क्षमता रखती हो। बहुत स्वच्छंद और आधुनिक परिवेश में पली बढ़ी, खुश मिजाज, उन्मुक्त पुरवई का अपने घर में आगमन मुझे ठंडी पुरवैया के हवा के झोंके का एहसास करा रहा था। पल पल सिहरन का एहसास महसूस करते हुए भी मैं इस ठंडे उन्मुक्त एहसास को भरपूर जी लेना चाह रही थी। वो लगा ये पुरवई की पुकार के साथ उन्मुक्त हंसी का माहौल चारों तरफ गूंजने लगा। एक बारगी तो एकदम मैं सिहर सी उठी थी। हड़बड़ाकर मैंने मनोहर की ओर दृष्टि दौड़ाई, कहीं ऐसा तो नहीं वो डांट लगा दे पुरवई को। और जब मैंने देखा तो मनोहर खुद अपने हाथ में बंदूक थामे एक आंख बंद कर गुब्बारों पर ऐसे निशाना लगा रहे थे कि सबसे बड़े निशानची यही हैं, और पुरवई उछल उछल कर ताली बजा करके उनका उत्साहवर्धन कर रही थी। और थोड़ी देर बाद ये क्रम बदल गया। अब पुरवई के हाथ में बंदूक थी और मनोहर तालियां बजा रहे थे और उसका उत्साहवर्धन कर रहे थे। ये लगा, वेरी गुड। मुझे हैरत से निहारते देख करके मनोहर बोले, अच्छा खेल रही है ना पुरवई। बस उसी क्षण से मैंने भी पुरवई को बहू कहना छोड़ दिया। रिश्तों की जिस मर्यादा को जबरन ढोए जा रही थी, उस बोझ को परे ढकेल एकदम हल्का होने का एहसास हो रहा था। फिर तो हमने जमकर मेले का लुत्फ उठाया। कभी चाट का दोना तो कभी फालूदा, कभी चकरी तो कभी झूला। ऐसा लग रहा था मानो एक नई सी दुनिया में हम आ गए। बर्फ का गोला चाटते मनोहर को मैंने होका मारा, अभी आपका कोई स्टूडेंट या साथी प्राध्यापक देख लेगा तो आपका सारा अध्यापन कार्य तो यहीं पूरा हो जाएगा। मनोहर को जवाब देते इससे पूर्व पुरवई बोल पड़ी, तो हम कोई गलत काम थोड़ी ही कर रहे हैं। वैसे भी इंसान को दूसरे के कहने की परवाह कम ही करनी चाहिए। जो खुद को अच्छा लगे वही करना चाहिए। यहाँ तक कि मैंने तो कभी अपने दिल और दिमाग में संघर्ष हो जाता है तो भी अपने दिल की बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी है। छोटी सी तो जिंदगी मिली है हमें, उसे भी दूसरों के हिसाब से जिएंगे तो अपने मन की कब करेंगे। हम दोनों उसे हैरानी से ताकते रह गए थे। कितनी सीधी सी और सिंपल फिलॉसफी थी। एक सरल जिंदगी जीने की इससे सिंपल फिलॉसफी हो ही नहीं सकती। और हम हैं कि अनेक दांव पेचों में उसे उलझाकर एकदम नीरस बना डालते हैं। पहला दिन वाकई बड़ी मस्ती से गुजरा। दूसरे दिन हमने उनकी शादी की फिल्म देखने की सोची। 2 बार देख लेने के बाद भी हम दोनों का क्रेज कम नहीं हो रहा था। लेकिन पुरवई सुनने की एकदम मान ही नहीं रही थी। वो बिदक गई, एकदम बोर हो गई हूं मैं अपनी शादी की फिल्में देखते देखते। आज आपकी शादी की फिल्म देखेंगे मम्मी पापा। पर बेटा हमारी शादी पर तो कैसेट, तो जो उस जमाने में कैसेट होती थी वो तो आज चलेगी नहीं, तो बहुत बड़ी समस्या, चली नहीं पाएगी। ओफो, लाइए मुझे दीजिए मम्मा। पुरवई कैसेट लेकर चली गई और कुछ ही देर में उसकी सीडी बनवा कर ले आई। उसके बाद जितने मजे लेकर उसने हमारी शादी की फिल्म देखी है, उतने मजे से तो अपनी शादी की फिल्म भी नहीं हमने देखी थी। हर रस्म पर उसके मजेदार कमेंट हाजिर थे। आपको भी ये सब पापड़ बेलने पड़े थे? ओह, हम कब बदलेंगे? वाओ पापा, आप कितने स्लिम और हैंडसम थे। मम्मा, आप कितना शर्मा रही थी। सच कहूं तो फिल्म से ज्यादा हमने उसकी कमेंट्री को एंजॉय किया। इतने सालों बाद इस तरह के कमेंट उन यादों पर बहुत अच्छे लग रहे थे, क्योंकि उसमें कोई
बनावटीपन नहीं था। ऐसा लग रहा था कमेंट उसकी जुबान से नहीं, दिल से उछल उछल कर आ रहे थे। अगले दिन मूवी, फिर उसके अगले दिन बिग बाजार। वक्त कैसे गुजर रहा था पता ही नहीं चल रहा था। अगले दिन पुरवई की फ्लाइट थी। दीपक मुंबई पहुंच चुका था। रात को बिस्तर पर लेटी तो आंखें बंद करने का मन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि जागती आंखों से दिख रहा था सपना ज्यादा हसीन जागती आंखों से लगता है। आंखें बंद कर ली और ये सपना चल गया, आंखें बंद कर ली और ये सपना चला गया। तो पास लेटे मनोहर भी शायद यही सोच रहे थे। तभी तो उन्होंने मेरी ओर करवट बदली और बोले, कल पुरवई चली जाएगी, घर कितना सूना लगेगा। 4 दिनों में ही उसने घर में कैसी रौनक ला दी है। मैं खुद अपने अंदर बहुत बदलाव महसूस कर रहा हूँ। जानती हो तनु, बचपन में मैंने घर में बाबूजी का कड़ा अनुशासन देखा है। जब वे जोर से बोलने लगते थे तो हम भाइयों के हाथ पांव थरथराने लगते थे। बड़े हुए, शादी हुई, बच्चे हो जाने के बाद तक मेरे दिलो दिमाग पर उनका अनुशासन हावी रहा। जब उनका देहांत हुआ तो मुझे लगा अब मैं कैसे जीऊंगा, क्योंकि मुझे हर काम उनसे पूछ कर करने की आदत हो गई थी। मुझे पता ही नहीं चला इस दरमियान कब उनका गुस्सा, उनकी सख्ती मेरे अंदर समाविष्ट होते चले गए थे। मैं धीरे धीरे दूसरा बाबूजी बनता चला गया। जिस तरह मेरे बचपन के शौक, निशानेबाजी, पिक्चर देखना, ये सब आदि दम एकदम दम तोड़ते चले गए। ये ठीक वैसे ही मैंने दीपक के, तुम्हारे सबके शौक कुचलने का प्रयास किया है। मुझे इससे एक अजीब आत्मसंतुष्टि सी मिलती थी। तुम चाहो तो इसे एक मानसिक बीमारी कह सकती हो, पर समस्या बीमारी की नहीं, उसके समाधान की है। पुरवई ने जितनी नरमाई से मेरे अंदर के सोए हुए शौक जगाए हैं और जितने प्यार से मेरे अंदर के तानाशाह मास्टर को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, मैं उसका एहसानमंद हो गया हूँ। मैं के फोबिया से बाहर निकलकर खुली हवा में सांस ले पा रहा हूँ। सच तो यह है तनु, बंदिशें मैंने सिर्फ दीपक और तुम पर ही नहीं लगाई थी, खुद को भी वर्जनाओं की जंजीरों में जकड़ रखा था मैंने। पुरवई से भले ही यह सब अनजाने में हुआ है, क्योंकि उसने मेरा पुराना रूप तो देखा ही नहीं है, लेकिन मैं अपने इस नए रूप से बेहद प्यार करने लगा हूं और तुम्हारी आंखों में ये प्यार स्पष्ट देख सकता हूं। ओ फोल, अरे मैं तो आपसे हमेशा से प्यार करती आ रही हूं। वो रिश्तों की मर्यादा में बंधा प्यार था, जो अक्सर हर पति पत्नी में देखने को मिल जाता है। लेकिन इन दिनों मैं तुम्हारी आंखों में एक अलग ही प्यार देख रहा हूं, जिसका नशा ही अलग है। अच्छा, बातें मत बनाइए, सो जाइए, सवेरे पुरवई को जाना है। मैंने मनोहर को तो सुला दिया था, लेकिन खुद सोने से डर रही थी। जागती आंखों से इन सपनों को देखने का जो आनंद है, वो सोते हुए कहाँ आ रहा था। शायद मेरी आंखों में भी कुछ और सपने सजोने बाकी थे। पुरवई को विदा करने के चक्कर में मैं हर काम बड़ी जल्दी जल्दी निपटा रही थी। भागते दौड़ते नहाने घुसी तो पांव फिसल गया और मैं चारों खाने चित्त जमीन पे गिर गई। पांव में फ्रैक्चर हो गया था। मनोहर और पुरवई मुझे लेकर अस्पताल दौड़ के चले गए। पांव में पक्का प्लास्टर चढ़ा दिया गया। पुरवई की फ्लाइट का वक्त हो गया था, मगर वह मुझे इस हाल में छोड़कर जाने को तैयार हो ही नहीं रही थी। उसने दीपक को फोन करके सब स्थिति बता दी, साथ ही अपनी टिकट भी कैंसिल करवा दी। मुझे इस बात का बहुत मलाल हो रहा था कि मेरी वजह से सबका प्लान कैंसिल हो गया, सब चौपट हो गया। अब दोबारा टिकट बुक करानी होगी, दीपक अलग परेशान होगा, डॉक्टर, दवा इत्यादि, इन सब पर भी कितना खर्चा हो गया। सब मेरी जरा सी लापरवाही की वजह से था। ज्यादा सपने सजोने के चक्कर में मैं जल्दी जल्दी सब काम, ऐसा नहीं करना चाहिए। घर बैठे मुसीबत बुला ली मैंने। आप अपने आप को क्यों कोस रही हैं मम्मी, हैं? ये तो शुक्र है जरा से प्लास्टर से ही आप ठीक हो जाएंगी।
और कुछ हो जाता तो रही बात खर्चे की, तो यदि ऐसे वक्त पे कुछ और हो जाता ना तो ना जाने कितने खर्चे हो जाते। इस काम का ये पैसा। इलाज में अगर कोई कमी रह जाती है ना तो कई बार मुसीबत वैसी ही आन पड़ती है, और जिसका फल आदमी को जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। आप ऐसा मत सोचो मम्मी, ये पैसा इसी काम में आता है। हाथ पांव सलामत है तो चुटकियों में पैसा कमा लेंगे। उसकी बातों से मेरा मन वाकई बहुत हल्का हो गया। पीढ़ियों की सोच का टकराव मैं कदम कदम पर महसूस कर रही थी। नई पीढ़ी लोगों के कहने की परवाह नहीं करती, अपने मन का करती, अपने दिल की आवाज सुनना पसंद करती। पैसा खर्च करते वक्त वह हम जैसा आगा पीछा नहीं सोचती, क्योंकि वह इतना कमाती है कि खर्च करना अपना हक समझती है। घर की बागडोर 2 जोड़ी अनाड़ी हाथों में आ गई तो फिर बात अलग है। मनोहर को घर के कामों का कोई खास अनुभव नहीं था। इमरजेंसी में पराठा, खिचड़ी इत्यादि ये सब बना लेते थे। उधर पुरवई भी पहले पढ़ाई और फिर नौकरी, इन सब में लग जाने के कारण कुछ ज्यादा गृहस्थी का काम उसको नहीं आता था। पर इधर 4 दिन मेरे साथ रसोई में लगने से दाल, शक्कर के डब्बे तो ना जाने क्या क्या उसको सब पता चल गया था। पुलाव, सब्जी सब बनाने लगी थी वो। वरना रसोई की उसकी दुनिया भी बिल्कुल मैगी, पास्ता और कॉफी यहीं तक सीमित थी। मुझसे पूछ पूछ कर दोनों ने 2 दिन पेट भरने लायक पका ही लिया था किसी तरह। तीसरे दिन खाना बनाने वाली बाई का इंतजाम हो ही गया था तो सबने राहत की सांस ली। लेकिन इन 2 दिनों में दोनों ने रसोई को अच्छी खासी प्रयोगशाला बना डाला था। जो चाहते जिसमें चाहते मिला के कुछ नया ही पका के मेरे सामने लाते थे। अब जब तब फोन पर भी उन चीजों को वो देखते, सीखते और नई नई डिश बना करके प्रयोग करते और हंसते, और मेरे सामने न जाने क्या क्या बना के लाते। मुझे भी तारीफ के पुल बांधने पड़ते थे कि हाँ हाँ बहुत स्वादिष्ट है। तीसरे दिन दीपक भी आ गया था। मेरा दिल धड़कने लगा था कि अब पुरवैया के झोंके की तरह फिर से चली जाएगी। काश कुछ दिन और रुक जाते। 2 दिन और रुक कर भी वो दोनों चले गए। उनकी विदाई का दृश्य याद करके ना आंखें अब भी छलक उठती हैं। दीपक तो पहले पढ़ाई करते हुए फिर नौकरी लग जाने पर अक्सर आता जाता रहता था, पर विदाई के दर्द की जो तीव्र लहर हम उस वक्त महसूस कर रहे थे वह पिछले सब अनुभवों से जुदा थी। इतनी पीड़ा हो रही थी कि लग रहा था कि मैं बहू को नहीं, अपने कलेजे के टुकड़े जैसी बेटी को विदा कर रही हूं। जिंदगी में पहली बार मुझे पीढ़ियों की सोच टकराती नहीं, हाथ मिलाती महसूस हो रही थी। भावनाओं के धरातल पर आज भी युवा प्यार के बदले प्यार देना जानते हैं, और विरह के क्षणों में उनका भी दिल भर आता है। पुरवैया सी पुरवई चली गई। अब ठंडी हवा का हर झोंका घर में उसकी उपस्थिति का आभास कराता है, खास करके जब हम उस मेले के सामने से गुजरते हैं।